So maybe we can invite the first speaker. We have 5 speakers for this session. I would first like to invite Ms. Shobha Kaur. She's from Kirodimal College and she's going to speak on Swaraj की संकल्पना और गुरु गोविंद सिंह का साहित्य. सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित विद्वान मित्रों, नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है स्वराज की संकल्पना और गुरु गोविंद सिंह का साहित्य। स्वराज की संकल्पना क्या है? क्या स्व का राज स्व के तंत्र के बिना कायम किया जा सकता है? क्या स्व का तंत्र यानी व्यवस्था पर के अधीन रहकर स्थापित की जा सकती है? क्या भारत में कभी स्वराज की व्यवस्था थी? अगर थी तो कैसी और कब थी? भारतीय स्वराज में सुशासन की व्यवस्था की कोई मिसाल सिख गुरुओं ने प्रस्तुत की? भारतवर्ष पर के अधीन कैसे हुआ? कौन थे वे आक्रांता और कब और कैसे उन्होंने हमें अपने अधीन बनाया? भारतवर्ष की पराधीनता और परतंत्रता के पीछे क्या सिर्फ विदेशी आक्रांता ही उत्तरदायी है या भारतीय समाज का आलस्य, अकर्मण्य, कृतज्ञता और सस्ती समझौते का दुष्चक्र भी कोई भूमिका निभा रहा था? सिख गुरुओं ने विदेशी आक्रांताओं और भारतीय मानस के अंतर्द्वंद को कैसा महसूस किया और उसका क्या विकल्प प्रस्तुत किया? सिख गुरुओं ने पर की अधीनता से मुक्त करवाकर पर के तंत्र से कैसे छुटकारा दिलवाया और कैसे पराजय के गर्त में डूबे भारतीय समाज को स्व की अधीनता के माध्यम से स्व के तंत्र यानी अपनी व्यवस्था और स्वराज यानी सुशासन स्थापित किया? सिख गुरुओं की वह सोशल इंजीनियरिंग क्या थी? वे ऐसे कौन से क्रांतिकारी परिवर्तनों को अवश्यभावी बना देते हैं कि लगभग 200 वर्षों में गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक एक सशस्त्र आंदोलन संभव हो पाता है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक सशक्त समाज बिना स्वराज की संकल्पना संभव हो सकती है? क्या शस्त्र और शास्त्र के एकीकरण के बिना कोई समाज सशक्त कहला सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे शस्त्र और शास्त्र के एकीकरण के द्वारा स्वराज को सुदृढ़ किया? क्या भारतीय स्वराज की संकल्पना में धर्म और नीति के बिना क्या संभव हो सकती है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म सत्ता के खिलाफ धर्म युद्ध को कैसे अवश्यंभावी किया और कैसे राज सत्ता के वर्चस्व को सीधी चुनौती देते हुए उनका व्यक्तित्व और कृतित्व धर्म सत्ता के बरक्स क्या क्या विकल्प प्रस्तुत करता है? क्या अध्यात्म का सत्य जाने बिना दार्शनिक सत्यों को जाना जा सकता है? धर्म सत्ताओं और राज सत्ताओं ने किस प्रकार लंबे समय तक दार्शनिक सत्यों को रहस्य की गुंजल्क में छिपाए रखा? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साहित्य के माध्यम और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उन सत्यों को कैसे उजागर किया? क्या अर्थशास्त्रीय मूल्यों को दरकिनार करके स्वराज की संकल्पना को समझा जा सकता है? गुरु गोविंद सिंह जी के स्वराज में वे आर्थिक व्यवस्था क्या थी? स्वराज मूलतः कल्याणकारी राज्य को आज भी जीवंत बनाए हुए है। क्या भारतीय परिदृश्य में लंबे समय तक गुलामी के बावजूद कोई ऐसी ज्ञान परंपरा की सुदृढ़ परंपरा मौजूद थी? अगर थी तो उस भाषा, साहित्य और संस्कृति के उस सुदृढ़ परंपरा को गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे समक्ष कैसे प्रस्तुत किया? ये सभी प्रश्न जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहित्य पर दस्तक देने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि सिख गुरुओं ने को अपने समाज की किस तरह से चिंता थी। गुरु नानक जी को ये चिंता थी कि किस तरह से भारतीय समाज एक लंबे समय से जो विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों को झेल रहा है
है तो उसकी मानसिकता भी गुलामी की हो गई है। वे कहते हैं कि अभाक्षा का कुट्ठा भकरा खाना, चौके ऊपर किसी ना जाना। वे कहते हैं कि किस तरह से भारतीय मानसिकता ने आक्रांताओं के चाल चलन और उनके सभी चीजों को कैसे अपना लिया था। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। ये उनके समय की चिंता है और वे अपने समाज के सबसे बड़े गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे सत्ता को सीधी सीधी चुनौती देते हैं। गुरु नानक जी ये कहते हैं कि राजे सिंह मुहक्कम कुत्ते, जाए जगाएं बैठे सुत्ते, चाकर महंगा घानी पाओ, रथ कुटियो चट्टी जाओ। ये उनकी चिंता का विषय है कि किस तरह से जो भारतीय समाज में एक जो प्राधीनता है उसको स्व के अधीन कैसे करेंगे। स्व के स्वतंत्रता की और पराधीनता की कई तरह की मिसालें भारतीय समाज में मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि स्व के अधीन होइए, यानी कि स्व के अधीन होने के लिए उन्होंने दो रास्ते बताए। एक तो उन्होंने ये कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन आंतरिक प्रवृत्तियों से आप जो है उसको अपने आप को बचाना है और अंदर की जो अपनी ताकत है, क्योंकि स्व मतलब परमात्मा, आपके भीतर ही परमात्मा है, तो डरने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने एक ऐसे समाज की संकल्पना की जिसमें मनुष्य जो है वो आचरण के हिसाब से सबसे पहले सुदृढ़ होता है। जब कोई समाज आचरण के हिसाब से सुदृढ़ होता है तभी वो अपनी व्यवस्था कायम कर सकता है, और जब उसका तंत्र, स्व का तंत्र होता है, तभी वह स्व के राज तक पहुंचता है। और हम ये देखते हैं कि गुरु नानक जी से लेके जब गुरु गोविंद सिंह जी तक का वह समय आता है लगभग 250 वर्षों में, तो वे उस सत्य तक पहुंचते हैं कि कैसे शस्त्र और शास्त्र को वे एक कर देते हैं, भक्ति और शक्ति का वे समन्वय कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख गुरुओं ने पूरे भारत में जो एक अर्थतंत्र को उन्होंने टैक्स लेने से मना किया और देने से मना किया मुगलों को, और उन्होंने जो है बहुत सारे सभी गुरुओं ने अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान दिया और एक अपना अर्थतंत्र स्थापित किया भारतीय समाज में, कि उन्होंने नगर बसाए, उन्होंने सेना सजाई, उन्होंने अपना व्यापार किया, जिससे कि एक जिसे हरिराम गुप्ता जो एक इतिहासकार हैं, वे ये कहते हैं कि ये स्टेट विद इन स्टेट है, यानी अपनी व्यवस्था, अपना वह स्वराज, जिसके माध्यम से उन्होंने इतनी रचनाएं लिखी। उनकी सभी रचनाएं जो है वह 16 रचनाएं हैं जो दसम ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने न सिर्फ केवल स्वयं का साहित्य लिखा, लेकिन विद्या दरबार के माध्यम से उन्होंने 52 कवियों को भी अखिल भारतीय स्तर की जितनी भी ज्ञान परंपरा थी उसके अनुवाद के माध्यम से भारतीय जन को वे सारे सत्य उनके समक्ष रखे, जो संस्कृत भाषा में होने के कारण जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाते थे। उन्होंने एक अपने समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ की संरचना में, सामाजिक संरचना में जो सोशल इंजीनियरिंग में परिवर्तन किया, उन्होंने ये कहा कि जिन भी चीजों के लिए आपको गुलाम बनाया जा रहा है वे अपनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने वे सारे ट्रिगर्स बदल दिए जिसकी वजह गुलामी के प्रतीक थे। तो उन्होंने कहा पगड़ी पहनिए, उन्होंने कहा शस्त्र रखिए, घुड़सवारी कीजिए, सेना बनाइए, उन्होंने नामों में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने जो है कि मृत्यु का ही एक ऐसा भय होता है जिसके कारण हम गुलामी को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा मरने का डर कैसा, मुझे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के बाद। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं अतहे मरो तब जूझ मरो। तो उन्होंने वे सारे ट्रिगर जो है वो बदल दिए, तो उनके स्वराज जो है वो आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत ही प्रासंगिक है। धन्यवाद। Thank you, Shobha. That was really insightful. I invite our next paper presenter, Soeb Ahmed. He's a research scholar, and he's going to speak on truth and non-violence, views that are based on a bend in the Ganges and Azadi.